नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में कौन क्या है इनका वीडियो करने वाले हैं और ये लेटेस्ट अपडेट है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको हमेशा हर मंथ न्यू वीडियो ला करके अपडेट करते रहता हूं, क्योंकि कुछ चेंज हो जाते हैं तो आप लोगों को अपडेट रहना जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से और नॉलेज के भी दृष्टिकोण से। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद जी हैं। और ये रामनाथ कोविंद जी कितने नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के हैं। ठीक है, इसका पोजीशन याद रखना है, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति जी हैं। अभी आपने सुना होगा अमेरिका के बारे में, क्या सुना होगा? तो अमेरिका में नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? जो बाइडेन बन चुके हैं। इससे पहले कौन थे? तो डोनाल्ड ट्रंप थे। जो बाइडेन जो बने हैं वो 46वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, याद रखना है, जो बाइडेन कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो 46वें राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले जो थे डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि भारत के राष्ट्रपति और वहां के राष्ट्रपति में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यहाँ पे क्या होता है, अर्थात भारत में क्या होता है, हमारे जो प्रधान होते हैं, जो प्रमुख कार्य करते हैं, वो यहाँ के प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? भारत में जो भी प्रमुख कार्य करते हैं, जो प्रमुख शक्ति होती है, वो होता है आपका प्रधानमंत्री में। अमेरिका में क्या होता है, जो वहां पे प्रमुख शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, एक तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, जिस प्रकार यहाँ पे प्रधानमंत्री काम करते हैं भारत में, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी राष्ट्रपति ही काम करते हैं, वहां प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। ठीक है, पहले आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको क्या अंतर रखना है, यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या आपको ध्यान में रखना है? तीसरा अंतर ये रखना है कि अमेरिका में केवल आप 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, क्या होगा? अमेरिका में अधिकतम आप 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नहीं बन सकते। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, आप चाहे तो जितना बार बन सकते हैं। इसमें 2 बार 3 बार नहीं, कोई सीमा नहीं है। आप चाहे जितना बार चाहे अपना बहुमत लाइए, जो भी जिस प्रकार से है, और आप बन जाइए। ठीक है, तो ऐसा है भारत में, इसकी कोई भी सीमा नहीं है निर्धारित। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं आपको अब जानकारी देता हूं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने अभी आपको बता ही दिया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको बनने की जो न्यूनतम उम्र चाहिए होती है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यपाल की भी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, तीनों के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 5 वर्षों की होती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। लिखित रूप से जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो 5 लाख रुपया मिलता है। और राष्ट्रपति से संबंधित एक आर्टिकल है, कौन सा? तो अनुच्छेद 52 आपको ध्यान में रखना है। 52 जो है आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें जो है यह बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 52 में बताया गया है। लिखित रूप से 5 लाख रुपया इनको मिलता है। बात करें तो राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, साथ ही साथ ये संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो है वेंकैया नायडू जी, और ये कितने नंबर के हैं? 13वें नंबर के हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम आपको ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम कौन बने थे, तब आपको बताना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं उपराष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति को वेतन के रूप में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको 4 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर रखना है। साथ ही उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 63 में ये बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। कार्यकाल मैंने आपको बता ही दिया 5 वर्षों का होता है, और न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? क्या है अगला? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। और ये कितने नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट क्या पूछे जाएंगे? पूछा यह जाएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तब आपको जवाब देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू देना है। ठीक है, दूसरी बात, ये किस आर्टिकल से संबंधित है प्रधानमंत्री? तो आर्टिकल यहाँ से आपको 2 याद रखना है, एक तो 74 और दूसरा है 75। चलिए मैं आपको अब ये समझाता हूँ कि 74 में क्या है। देखिए, 74 में ये बातें कही गई है कि राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु जो है एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये 74 में कही गई है।
तब 75 में क्या है, तो 75 के अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अर्थात नियुक्ति संबंधी जो प्रधानमंत्री से संबंधित जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 75 के तहत होती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री लोकसभा का जो है एक नेता होता है, तो इसलिए इनका जो है न्यूनतम आयु बनने की 25 वर्ष होती है। जिस प्रकार लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रधानमंत्री भी लोकसभा के ही नेता होते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं। चलिए, इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, रोचक जानकारी, कि हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं वो भारत के एकलौते ऐसे प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट टाइम में हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आपके सामने आ जाता है वो है भारत के रक्षा मंत्री। तो सभी जानते होंगे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह है, और रक्षा सचिव जो है वो अजय कुमार है। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रथम रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे। आपको ये समझना होगा कि रक्षा मंत्री का कार्य क्या होता है। तो कार्य का अगर बात करें तो रक्षा मंत्री नाम ही सुनकर लगता है ये रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर जो है सरकार की जितने भी नीति निर्देशक होते हैं ना उनको वो प्राप्त करते हैं और उन्हें लागू करने के लिए सभी सेनाओं के मुख्यालयों को सूचित करते हैं। यानी कि जितना भी रक्षा संबंधित कार्य होते हैं वो रक्षा मंत्री जो है उनको सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं और वो जो है वहाँ पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने वह भारत के गृह मंत्री जो कि अमित शाह जी हैं, वे है भारत के गृह मंत्री। मैंने आपको साथ ही साथ फोटो लगा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझने में आपको कहीं भी कोताही नहीं करना है। नेक्स्ट आपका भारत के विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। गृह मंत्री का कार्य क्या होता है? तो गृह मंत्री का कार्य होता है जितने भी भारत के आंतरिक कार्य की सुरक्षा होते हैं ना, सुरक्षा संबंधित जितने भी विषय होते हैं उनका कार्य जो है गृह मंत्री ही देखते हैं। और प्रथम जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे विदेश मंत्री की। तो आप लोग जानते ही होंगे, नाम सुनकर ही लग रहा है कि विदेश मंत्री कौन है। तो विदेश मंत्री जो है अभी डॉक्टर एस जयशंकर है, जो कि इनका काम ही है कि विदेश से जितने भी मंत्री का कार्य होता है विदेश से संबंधित वो सभी काम जो है यही करते हैं। यानी कि जितना भी देश का आर्थिक मामला हो, नक्शा संबंधित हो या जो भी विदेश से संबंधित कोई भी बातें हो, ये विदेश मंत्री का ही कार्य होता है जो कि डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके सामने भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। ठीक है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। अगर वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त से आपको पता ही होगा ये आर्थिक से संबंधित होते हैं। यानी कि इस मंत्रालय का कार्य क्या होता है? तो आर्थिक मामलों से होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है, जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर है भारत के। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट आपके सामने भारत के खेल मंत्री कौन है? तो भारत के खेल मंत्री है किरण रिजिजू जी, जो कि आपको इतना ध्यान में रखना है ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, और मैंने आपको ऊपर में बताया ना शिक्षा मंत्री, तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट है भारत के सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री, यानी कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड स्टेट रोड ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। तो ये सड़क से संबंधित है। अगला है भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो डीवी सदानंद गौड़ा जी हैं। नेक्स्ट है भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। ये अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई है, जिनके कारण अतिरिक्त प्रभार के रूप में जो है पीयूष गोयल को सौंपा गया है कौन सा? उपभोक्ता और खाद्य मंत्री का पदभार। अगला है भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। साथ ही साथ ये ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ये सभी के भी मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अर्थात इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर होगा अर्जुन मुंडा। इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इनको बोलेंगे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना आपको यहाँ से देखते हुए चलना है। अगला है भारत के महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा स्मृति ईरानी। ठीक है, देखिए इनका कार्य क्या होता है, जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो इससे नाम से ही पता चलता है कि ये महिला एवं बच्चों के जो जितने भी विकास के लिए कार्य होते हैं उनको बढ़ावा देने का काम जो है इन्हीं का काम होता है, महिला एवं बाल विकास
तथा कपड़ा मंत्री का काम है स्मृति ईरानी का। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आपके सामने आता है वह भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा है। साथ ही साथ यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा जी हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके सामने अगला है 17 नंबर का, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। साथ ही साथ ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं। अगर हम लोग इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके देखें तो यह है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया। साथ ही साथ ये मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्य क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो प्रेस होते हैं, फिल्म होते हैं, प्रसारण होते हैं, सूचना संबंधी जितने भी नियम होते हैं ना, ये इनका जो जितना भी नियम संबंधी जितना भी कार्य होता है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्य ही होता है। ठीक है, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी संभालते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने आते हैं वह भारत के रेल मंत्री। भारत के रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। साथ ही साथ ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हैं। रेल मंत्री के साथ साथ कौन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हैं। अगर देखा जाए तो प्रथम जो रेल मंत्री थे स्वतंत्र भारत के वो जॉन मथाई थे। कौन थे, जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। अगर रेल की बात की जाए तो रेल भारत में सर्वप्रथम कब चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल को चलाई गई थी 1853 में। किसके शासनकाल में, तो डलहौजी के शासनकाल में। कहां पर चलाई गई थी, तो मुंबई के बोरीबंदर से थाने तक चलाई गई थी। कितने किलोमीटर यात्रा की थी, तो 34 किलोमीटर। कितने यात्रियों ने, तो 400 यात्रियों ने। ठीक है, तो यहां से इतना आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। साथ ही साथ कई बार पूछा गया है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में, तो आपको ध्यान में रखना विनोद कुमार यादव है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपके सामने भारत के कोयला मंत्री कौन है, तो कोयला मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री हैं, यानी कि कोल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है आपके सामने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, साथ ही साथ ये इस्पात मंत्री भी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। साथ ही साथ ये स्टील मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है, तो सभी को पता होगा गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये जल शक्ति मंत्री है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ वाटर पावर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपके सामने भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है, इसका राइट आंसर होगा रविशंकर प्रसाद, भारत के कानून एवं न्याय मंत्री हैं। साथ ही साथ ये संचार मंत्री भी हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं, जो कि रविशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपके सामने राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो है वेंकैया नायडू। आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति जी, और भारत में जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं। इसलिए जो भारत के जो राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो वेंकैया नायडू होंगे, और इन्हीं के कारण वेंकैया नायडू को 4 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर उपसभापति की बात करें तो फिर से चुने गए हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ये राज्यसभा जो थे उपसभापति थे राज्यसभा के, इनको फिर से चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं आपको यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहूँ तो आप लोग यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ कि राज्यसभा के बारे में बताता हूँ एक बार फिर से। राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। साथ ही साथ इनकी जो बनने की न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उनके लिए कम से कम उनको 30 वर्ष का कार्यकाल यानी कि 30 वर्ष का होना जरूरी है। साथ ही साथ इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक, अगर इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा आ सकता है, तो अनुच्छेद इसका आएगा 64 में ये बातें कही गई है कि राज्यसभा के जो सभापति होंगे, यानी कि 64 में ये बातें कही है कि राज्यसभा के एक सभापति होंगे जो कि कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, जो आर्टिकल 64 में यह बातें कही गई है। अगर हम लोग बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 245 हैं, और अधिकतम कितनी है, मैक्सिमम 250। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। बात करें अब हम लोग लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। कौन है, ओम बिरला जी हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और ये कितने नंबर के हैं, तो 17वें नंबर के। कितने, 17वें नंबर के हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ से मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना है जीवी मावलंकर। पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, वेतन के रूप में इसको लिखित रूप से कितना मिलता है, तो 4 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, वेतन अभी जो प्रेजेंट टाइम में जितना वेतन मिलता है लोकसभा अध्यक्ष को, तो 4 लाख रुपया मिलता है।
और लोकसभा की बात करें तो आइए लोकसभा से संबंधित कुछ बातें करते हैं। हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि राज्यसभा में लोग जो न्यूनतम आयु थी बनने की वो 30 वर्ष थी, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है, लोकसभा में 25 वर्ष। और राज्यसभा में ऊपर में क्या देखा था, इनका कार्यकाल होता था 6 वर्षों का, लेकिन लोकसभा में होता है 5 वर्षों का कार्यकाल। तो आप लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेना ताकि अच्छे से कंफ्यूजन दूर हो जाए और बाद में गलती ना हो, ठीक है, इतना जरूर कोशिश करना। तो ये दोनों डिफरेंस था इतना। और आते हैं अब लोकसभा सीट के बारे में। प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है, वो है आपके सामने 545। अब बात करें 545 तो लोकसभा सीटें हो गई, अधिकतम बात करें तो 552 है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपके सामने लोकसभा से और कुछ बातें मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। लोकसभा के महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव, लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता है नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तरह से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका राइट आंसर का जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि जस्टिस शरद अरविंद बोबडे हैं और ये 47वें नंबर के हैं। बात करें यहाँ से तो प्रथम जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, एच.जे. कानिया। इसका पूरा नाम क्या होता है, हरिलाल जे.के. सुंदास कानिया। अच्छा, इनकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो इनकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में हुई थी। कब, 28 जनवरी 1950 में हुई थी। कहाँ पे है अभी, तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इससे संबंधित आर्टिकल भी पूछा जाता है, आर्टिकल आपको बताना है कितना है, 124, वो 124 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इनको वेतन के रूप में कितना मिलता है मुख्य न्यायाधीश को, तो 2,80,000 मिलता है। कितना, 2,80,000 मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। वर्तमान में जो पदों की संख्या है वो है अभी 34, ठीक है। मुख्य यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों के पदों की संख्या है 34, जिसमें से एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखते हुए चलना है मुख्य न्यायाधीश से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से। बात करें ये सेवानिवृत्त कब हो जाते हैं, यानी कि इसका छुट्टी कब हो जाता है, जब इसका एज जो है, यानी कि इनका एज जो है 65 वर्ष का हो जाता है, तो इनको जो है सेवानिवृत्त मिल जाती है। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में आपको 62 वर्ष में ही देखने को मिल जाती है, ठीक है, सेवानिवृत्त। इतना आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपके सामने भारत के पहले लोकपाल कौन है, यानी कि लोकपाल ऑफ इंडिया, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं। इनका कार्य क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा, लोकपाल यानी कि लोगों का रक्षक, ठीक है। लोकपाल एक तरह से होता है लोगों का रक्षक, यानी कि मुख्य तौर पे जो है सरकारी जो अधिकारी होते हैं इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं यही लोकपाल, ठीक है। इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ये पहले लोकपाल हैं, इसलिए पूछे जाने की पूरी संभावना है, इनको क्लियर करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपके सामने भारत के महान्यायवादी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा के वेणुगोपाल और ये 15वें नंबर के हैं। महान्यायवादी से संबंधित एक आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत बार पूछा गया है, तो 76 याद रखना है। तो 76 किससे संबंधित है, तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, इनका कार्य क्या होता है, तो ये जो है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। कौन, महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल जो है यही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, तो भारत के थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे और ये 28वें नंबर के हैं। साथ ही साथ भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है, आर.के.एस. भदौरिया और ये 26वें नंबर के हैं। आगे हम लोग बात करें, आगे है भारत के नौसेना प्रमुख जो कि एडमिरल करमबीर सिंह हैं और ये 24वें नंबर के हैं। और ये जो CDS हैं जो कि फर्स्ट CDS हैं, भारत के पहले CDS कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बिपिन रावत। चलिए मैं आपको यहाँ से कॉमन बातें बताता हूँ। थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, इतना आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, CDS का पद आखिर इनको बनाया क्यों गया, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले CDS का फुल फॉर्म याद रखना है। CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनका कार्य ये होता है कि जो देश की जो तीनों सेनाएं, कौन कौन सी सेना, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तो इन तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और अच्छे से बैठाना और इनको किस तरह से चलाना है, दोनों को यानी कि तीनों को जोड़ करके, ये सभी काम जो है CDS का हो गया है अब, ठीक है, ताकि अच्छे से तालमेल बैठ सके इन तीनों सेनाओं में और अच्छे से कार्य कर पाए, ये CDS का कार्य है। तो इस तरह से भारत के पहले CDS कौन बने हैं, विपिन रावत जी बने हैं। नेक्स्ट है आपके सामने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, जो कि आपको पता होगा इधर ही चेंज हुए हैं हाल ही में, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जो अब नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, इसका क्या मतलब है, देखिए मुख्य सूचना आयुक्त होता है एक तरह से केंद्र में जो सरकार होती है ना,
उनको वो जो सत्ता दुरुपयोग करते हैं उनको रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये सभी काम जो है मुख्य सूचना आयुक्त का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। आप लोग जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है यही है, और चुनाव से जितने भी प्रक्रिया होते हैं इन्हीं का काम होता है। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कैग, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैग। कैग मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका कार्य क्या होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का? तो कार्य होता है कि जितने भी भारत में संचित निधि होते हैं, चाहे वो राज्य से संबंधित हो या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो या जहां जहां भी विधानसभा सीटें हो, उनमें जो व्यय होते हैं यानी कि जो खर्च होते हैं उनका लेखा जोखा जो है यही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही रखते हैं। यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्य होता है लेखा जोखा से, जो खर्च होते हैं ना उन सभी से इनका होता है। यहाँ से आर्टिकल बहुत बार पूछा गया है, तो 148 क्या है? 148 148 जो है अनुच्छेद है नियंत्रक एवं महालेखा संबंधित, जो कि जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने नीति आयोग से, तो नीति आयोग को अच्छे समझते हैं। नीति आयोग जो कि इनका अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। आप लोग जानते होंगे कि नीति आयोग हो अथवा योजना आयोग हो, इनका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से भारत में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। बात कर ले नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो कि राजीव कुमार है, और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अमिताभ कांत ये वाले हैं, राजीव कुमार ये वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अब एक्स्ट्रा फैक्ट समझते हैं और ध्यान से समझिएगा इस बात को। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नीति आयोग जो लाया गया है वो योजना आयोग पर लाया गया है। इस तरह से तब हम लोग ये कह सकते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। तब इस प्रकार योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब जो है नीति आयोग की स्थापना की गई है तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग, इनका कार्य क्या होता है, साथ ही साथ नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, देश के विकास के लिए जितने भी नीति होते हैं, नीति निर्देशक ये सभी जितने भी कार्य होते हैं देश के विकास के लिए ना, वो नीति आयोग का कार्य होता है। ठीक है, इतना आपको समझते हुए चलना है। मैंने आपको बता दिया चेयरमैन ऑफ नीति आयोग और डिप्टी चेयरमैन दोनों बता दिया, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। 7वें वेतन आयोग आप लोग जान रहे हैं वेतन आयोग है, यानी कि पे कमीशन है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, वेतन से संबंधित है। अगला है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। अब ये 15वें वित्त आयोग यानी कि चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, इसका क्या मतलब हुआ? ये चेयरमैन जो है वित्त आयोग के, जो वित्त आयोग का मतलब क्या होता है? देखिए, जितने भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, ये भारत के राष्ट्रपति को अगर शिकायत करना होता है कि संघ एवं राज्य के बीच जो है कर की शुद्धि को, प्राप्ति को कैसे वितरित किया जाए, या मतलब कि शिकायत नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं सिफारिश। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको ये सिफारिश करना होता है कि राज्य और संघ में जो है ना किस तरह से करों का बंटवारा किया जाना चाहिए, कैसे शुद्ध प्राप्ति होनी चाहिए। इस तरह से जो कार्य होते हैं वो वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्य होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें लोक लेखा समिति के अध्यक्ष यानी अधीर रंजन चौधरी के बारे में। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। लोक लेखा समिति, तो ये भी जो है जितने भी प्रमुख जो सरकारी खजाने होते हैं, जो मुख्य कार्य जो है सरकारी खर्च होते हैं ना, उनके खातों की जांच जो है यही करते हैं। खातों की जांच कौन? लोक लेखा समिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ठीक है, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी। इनका कार्य क्या होता है? तो आपने सुना होगा या आप जानते होंगे, मेरा अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि यह समिति जो है संसद के माध्यम से जो सरकार द्वारा प्राप्त किए जाते हैं धन ना, उनके व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल करती है ये प्राक्कलन समिति, और इसकी आलोचना करते हैं और सुझाव देते हैं कि सरकारी फिजूल खर्चों पर कैसे रोक लगाया जा सकता है, या रोक लगाने का कार्य करती है ये प्राक्कलन समिति। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो सरकार के फिजूल खर्चे होते हैं और किस तरह से उसको रोका जाए, ये प्राक्कलन समिति का कार्य ही होता है। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य ही शामिल होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने
कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो प्रसून जोशी हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो सर्टिफिकेशन है वो है प्रसून जोशी। अच्छा, इनका काम क्या होता है, तो काम यह होता है कि जितने भी भारत में फिल्म होते हैं या टीवी धारावाहिक होते हैं, टीवी में जो ऐड आते हैं यानी कि टीवी विज्ञापन आते हैं, ये सभी की जो समीक्षा और संबंधित जो कार्य होते हैं ना, वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का काम होता है, जो कि प्रसून जोशी करते हैं। नेक्स्ट है भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के हैं। बात करें एमडी और सीईओ की, तो सुधा बालकृष्णन है भारत के यानी कि आरबीआई के एमडी एंड सीईओ, और गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आरबीआई की, तो आरबीआई जो है आपको ध्यान में रखना है कि आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी, उस टाइम कोलकाता में हुई थी। लेकिन वर्तमान टाइम में आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। तब आपको ये मन में सवाल आता होगा कि मुंबई कब शिफ्ट हो गया कोलकाता से, तो आपको ध्यान में रखना है, तो 1935 में तो कोलकाता में स्थापना हुई, लेकिन उसके बाद 1937 में, कब, 1937 में मुंबई शिफ्ट हो गया। और इस तरह से वर्तमान में जो आरबीआई के मुख्यालय है वो है मुंबई में। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है। नेक्स्ट है एसबीआई के प्रमुख कौन है, तो दिनेश कुमार खाड़ा। कौन है, दिनेश कुमार खाड़ा, ये एसबीआई के प्रमुख है। इससे पहले रजनीश कुमार हुआ करते थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। एसबीआई के प्रमुख यानी कि हेड ऑफ एसबीआई। एसबीआई के जो की स्थापना जो हुई थी वो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। कब, 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और इनका भी मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। एसबीआई का कभी कभी पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो पुराना नाम आप लोग सुन लीजिए। पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ठीक है, इतना एसबीआई और आरबीआई से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो सेबी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार यानी अजय त्यागी, जो कि सेबी के चेयरमैन हैं। और बात करें सेबी की स्थापना तो 1988 में हुई थी। कब, 1988, 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और इनका भी मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, जैसे आरबीआई हुआ, एसबीआई हुआ, सेबी हुआ, फिर एलआईसी हुआ, फिर बीसीसीआई हुआ, इन सभी का मुख्यालय जो है ना मुंबई में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, मुंबई से 4-5 जो है मुख्यालय का नाम, हेडक्वार्टर्स का नाम। ठीक है, चलिए सेबी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको फुल फॉर्म भी बता देना है। क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अच्छा, इनको दर्जा कब मिला था, दर्जा मिला था 1992 में। इसकी स्थापना तो हुई थी 1988 में, लेकिन दर्जा मिला था 1992 में, 30 जनवरी 1992 में। बात करें हम लोग एलआईसी की, तो एलआईसी के हैं एमआर कुमार, आप सभी को पता होगा, ये तो पहले से ही है। एमआर कुमार एलआईसी के चेयरमैन हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, 1 सितंबर 1956 में। और मैंने आपको बता दिया एलआईसी का भी जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। बात करें एलआईसी का फुल फॉर्म, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, चलिए अगला बात करें। अगला है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, और ये 13वें नंबर के हैं। कितने नंबर के, 13वें नंबर के विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। हाँ, और ये जो विश्व बैंक होते हैं ना, यानी कि वर्ल्ड बैंक, इनकी स्थापना तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना 1944 में हुई थी। कहाँ, तो वाशिंगटन डीसी यानी कि जो अमेरिका है ना, वहाँ पे हुई थी। विश्व बैंक का काम क्या होता है, ठीक है, विश्व बैंक के जो जितने भी सदस्य देश होते हैं, ठीक है, यानी कि विश्व बैंक में जो भी सदस्य देश हैं, खास करके जो विकासशील देश होते हैं ना, उनको विकास करने के लिए ऋण मुहैया कराती है, यानी कि ऋण देती है। और ये करीबन 5 से 20 वर्षों के लिए जो है 5 से 20 वर्षों के लिए ऋण देती है विश्व बैंक। किसको, जो विकास करना चाहते हैं, जो विकासशील देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग एशियाई विकास बैंक, उसके अध्यक्ष है मतात्सुको असाकावा। ठीक है, और ये एशियाई बैंक कहाँ पर है, तो मॉड्यूलोंग मनीला में है, यानी कि फिलीपींस में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट बात करें, इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसरो के अध्यक्ष सभी को पता होगा, के सिवान है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इनका बेंगलोर में, जो कि कर्नाटका में है। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये इसरो जो है भारत का जो है एक तरह से क्या बोले तो सरकारी जो है अंतरिक्ष अनुसंधान है। अगला है
डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम क्या होता है? तो भारत की रक्षा के लिए आधुनिक हथियार का निर्माण करना और जो नए नए उपकरण होते हैं, रक्षा संबंधी जो उपकरण होते हैं, ये सभी जो बनाना डीआरडीओ का कार्य होता है। नेक्स्ट बात करें, एनसीईआरटी के निदेशक कौन हैं? तो सभी को पता होगा ऋषिकेश सेनापति एनसीईआरटी के निदेशक हैं। और सीबीएसई के निदेशक कौन है? मनोज आहूजा। और इन दोनों का जो मुख्यालय है एक तरह से बोला जाए तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके सामने यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो दीपक कुमार जोशी यूपीएससी के चेयरमैन हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। 26 अक्टूबर 1950 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। और इनको जो है हिंदी में बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग। क्या बोला जाता है? संघ लोक सेवा आयोग बोला जाता है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत 1950 में हुई थी, लेकिन आपको जो देखने को मिलेगा इसकी स्थापना, तो स्थापना जो है इसकी 1926 में हुई थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन संवैधानिक रूप से जो है 1950 में इसको मान्यता मिली थी। अगर आपको थोड़ा सा और जानना है तो आप लोग गूगल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दिया। अगला है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अब बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, और बीसीसीआई के सीईओ हैं हेमांग अमीन, जो कि अंतरिम है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। बीसीसीआई के बारे में आपको जानना है तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में बोलते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। पुरुष कोच हैं रवि शास्त्री, महिला कोच जो है वुरकेरी रमन है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। वुरकेरी रमन है इनका जो, यानी कि महिला जो कोच है वुरकेरी रमन है। ठीक है, इनकी स्थापना यानी कि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है, ये सभी याद रखना है। मुख्यालय तो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, ये सभी जो मुंबई में है। अगला है आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इमरान ख्वाजा है, और ये अभी इनको अंतरिम रूप से बनाया गया, अभी इनका चुनाव नहीं हुआ है। करीबन शायद दिसंबर तक में पता चल जाएगा कि आईसीसी के अभी अध्यक्ष कौन है। अभी तो फिलहाल इमरान ख्वाजा है। नेक्स्ट है आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी है। आईसीसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, जिसका मुख्यालय है दुबई यूएई में। ठीक है, अगला है फीफा। क्या है अगला? फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी इसकी 21 मई 1904 को। कब? 21 मई 1904 में इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी। लेकिन इनका जो वर्तमान समय में मुख्यालय है वह है ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। यह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रक निकाय है। ठीक है, फीफा। नेक्स्ट बात करें हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं, और इनका कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति यानी कि मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए यही सभी काम जो है यूएनओ करते हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। यूएनओ की स्थापना बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना है 1945, इसको ध्यान में रखना है। यूएनओ का यानी कि यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे यूएनओ का मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। इसका सदस्य देश कितना है? 193। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इस तरह से मैंने आप सभी को इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करा दिया, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट समझा के बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि आप लोग बोलते हो कि अच्छे से समझाया करो सर, और अच्छे से वीडियो लंबा हो जाए, चिंता नहीं करना है। आप लोग अच्छे से साथ देते हो, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को इतना ही एक्स्ट्रा फैक्ट बता के चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल का आइकन भी प्रेस